कोई बात नहीं। इन द लास्ट सेक्शन वी वर डिस्कसिंग अबाउट एविडेंस का लेक्चर है सर आज, ठीक है ना। क्या डिस्कस कर रहे थे हम लास्ट क्लास में, बताइए मुझे। 68 कर रहे थे, लिखना स्टार्ट कीजिए। देखिए सेक्शन 68 lays down about section 68 lays down about section 68 lays down about हाँ बस वही है, बस इतना ही है, ठीक है ना। उसमें चलो एक लाइन और लिख लो नीचे, स्टार लगा के लिखना, स्टार लगा के लिखिएगा प्लीज। उसमें स्टार लगा के, जहां तक हमने लिखवा दिया था, मैंने कल लास्ट क्लास में फर्स्ट पॉइंट लिखवा दिया था, स्टार लगा के एक लाइन और उसमें एड ऑन करना और एक लाइन और लिखना। उसमें उसमें लिखना उसमें लिखना द विल is mandatorily be proved the will is mandatorily be proved by the attesting witness by the attesting witness if the will is registered if the will is registered if the will is registered यदि कोई वसीयत रजिस्टर्ड है तो यदि कोई वसीयत रजिस्टर्ड है तो उसे आवश्यक रूप से उसे आवश्यक रूप से अनुप्रमाणित करने वाले अनुप्रमाणित करने वाले साक्षी द्वारा साबित किया जाएगा अनुप्रमाणित करने वाले साक्षी द्वारा साबित किया जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इसी में विल के ऊपर ही, द विल it is subject to the will it is subject to the will it is subject to the last made by the party that is the deceased person वसीयत मृत व्यक्ति द्वारा संचालित होने वाली एक लिखत है जो कि उसकी प्रकृति के अनुरूप साबित की जाएगी। मान लीजिए जब लास्ट में उसने विल बनाई और वो विल रजिस्टर्ड नहीं थी, तो जो अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो भी वो मानी जाएगी। बात समझ, तो लास्ट वाली मानते हो? एक लाइन और लिख लो, द लास्ट विल इज वैलिड whether it is registered or unregistered। अंतिम वसीयत ही वैध होती है चाहे वह रजिस्टर्ड हो या नहीं। द लास्ट विल इज वैलिड whether it is registered or unregistered, ठीक है। तो सेक्शन 68 क्या बोलता है सर? सेक्शन 68 के बारे में मैं कल लास्ट टाइम एक बार जो क्लास में बताया था मैंने, उसको एक बार रिकेप कर देता हूँ कि सर जो विल होती है, मतलब कोई भी अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, मतलब आपका डॉक्यूमेंट अगर रजिस्टर्ड है तो सर इसको प्रूव करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट मान लेगा कि हाँ ये रजिस्टर्ड है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेक्शन 80 का प्रिजम्पशन इसके ऊपर लागू होता है, सेक्शन 80 की उपधारणा इसके ऊपर लागू होती है। कोई भी दस्तावेज जो किसी लोक सेवक द्वारा, पब्लिक सर्वेंट द्वारा बनाया गया, जो कि रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग था, वो चीज जेन्यून है। क्या है सर? वो चीज जेन्यून है। 80 में हम जो पढ़ा हमने कि वो करेक्ट है, जेन्यून है, क्योंकि सेक्शन 80 का इसको बोलता है। लेकिन अगर कोई भी पार्टी मना करती है कि मैं इस डॉक्यूमेंट को, मान लीजिए बी बोलता है मैं इस डॉक्यूमेंट को नहीं मानता, तो फिर ए क्या करेगा सर? ए अपने विटनेसेस को लेके आएगा, क्योंकि पार्टीज तो ओरल एविडेंस दे नहीं सकती। ओरल एविडेंस कौन देगा? सिर्फ और सिर्फ साक्ष्य देंगे। और ये कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 92 में लिखा हुआ है। पूरा होल एंड सोल पर्पस आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रूव किया जाता है कोई भी दस्तावेज, कोई भी डॉक्यूमेंट कैसे साबित किया जाता है, ये आपको समझ में आया होगा। आगे चले, यहां तक का सीन क्लियर? आगे चला जाए, ठीक है। सेक्शन 69
सेक्शन 69, wherever a attesting document wherever a attesting document नहीं, wherever a attesting witness लिखिए, wherever a attesting witness is not found, जहां कहीं भी अनुप्रमाणक साक्षी का पता ना चले, wherever attesting witness is not found, और document executed in United Kingdom, और दस्तावेज को यूनाइटेड किंगडम में निष्पादित होना पाया जाता है, then it must be proved by handwriting of such attesting witness. तो उस स्थिति में अनुप्रमाणक साक्षी के हस्तलेख द्वारा या हस्ताक्षर द्वारा साबित किया जाएगा, इंग्लिश में क्या लिखा आपने लास्ट लाइन? अटेस्टिंग विटनेस और बाय हिज सिग्नेचर। सर एक सेक्शन क्या कहना चाह रहा है? 69 आसान सा सेक्शन है। 69 ऐसे कह रहा है, सुनिएगा इसको, कि सर एक डॉक्यूमेंट था जो कि रजिस्टर्ड कहाँ हुआ था? सर इसको यूके में रजिस्टर्ड किया गया। कहाँ पे रजिस्टर्ड किया इस डॉक्यूमेंट को? यूके में। और जो यूके में उस टाइम जो रिलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे जो विटनेसेस थे, अब सर वो मिल नहीं रहे। मिलेंगे भी कैसे? डॉक्यूमेंट का रजिस्टर्ड है यूके में, वो मिल नहीं रहे। कुछ नहीं करना, कोई भी एक विटनेस द्वारा लिखा गया कोई भी पत्र, कोई भी उसकी हैंडराइटिंग से या उसके सिग्नेचर से आप प्रूव करोगे कि यही वो आदमी है, ठीक है। और प्रूव करने के लिए, हैंडराइटिंग और सिग्नेचर को प्रूव करने के लिए 2 सेक्शन में आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूं, 67 और 73। याद करो, 67 और 73। और 73 में एक और चीज मैंने लिखवाई कि अगर कोर्ट को स्लाइटेस्ट भी डाउट है, थोड़ी सी भी मतलब अगर थोड़ा सा भी संदेह है कोर्ट को, तो कोर्ट बोलेगा कि एक्सपर्ट को बुला लो, विशेषज्ञ को बुला लो। ये भी केस लिखा है अपन ने। ये बात समझ में आई? यहां तक ये पुराना एक्ट है ना, ये एक्ट पुराना है ना। इंडिया में नहीं, यूके में एग्जीक्यूट हुआ है। अरे क्या होता है ना, जनरली हमारा और यूके के बीच में ट्रेड होता है, व्यापार होता है सर। कोलकाता एक ए पार्टी, ये कहां पे? कोलकाता में। सर जो बी पार्टी है ये बैठी है लंदन में, ठीक है। ये दोनों मिले कहां पे? लंदन में। इन्होंने वहीं पे एक एग्रीमेंट किया और वहीं पे एग्जीक्यूट कर लिया इसको। निष्पादन कहां हो गया इनका? यूके में ही हो गया। अब निष्पादन यूके में हो गया। अब कल को मान लीजिए ऐसा हुआ कि केस बिगड़ चुका है, इनके बीच में डिस्प्यूट अराइज हुआ दोनों पार्टीज के बीच में। ए ने केस फाइल कर दिया बॉम्बे में या कोलकाता में। अब ये तो विटनेस तो आए ना, कि आएगा कैसे? तो कुछ नहीं, उसकी हैंडराइटिंग वगैरह कहीं से प्रूव करो कि भाई हमारे बीच में ये हुआ था। बात समझ में आई? डन। 70 में आइए, एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ बाई पार्टी। देखिए ये क्या बोलता है, कंसेप्चुअल चीज है, समझने की कोशिश करेंगे। कंसेप्चुअल चीज है। डायरेक्ट में तो क्या है, 2-3 लाइन लिखी हुई है इसमें। डायरेक्ट में तो सर कुछ है नहीं, ठीक है ना। डायरेक्ट में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि क्या बात बोल रहा है और क्या बात समझा रहा है, तो समझिए एक बार। डायरेक्ट में कुछ विशेष दिया हुआ नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। क्या होता है ना सर, ये बात करता है स्वीकृति के संबंध में, एडमिशन के संबंध में। मान लीजिए
अगर कोई भी पार्टी एडमिशन कर रही है कि हाँ मैं इसको एडमिट कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ सर, इसको स्वीकार कर रहा हूँ कि हाँ चलो ठीक है, ये जो चीज है मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ हमारे बीच में ऐसा हुआ था। इसका सिंपल रूल क्या बोल रहा है समझिए एक बार। दो पार्टीज के बीच में था डिस्प्यूट, अगर मान लीजिए केस ऐसे था और ये बोल रहा है कि इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है या कोई भी लीज कोई भी चीज की है, बी बोल रहा है कि हाँ हमारे बीच में ये जो था ये हुआ था, ये एग्जीक्यूट हुआ था हमारे बीच में। वो बात मान लीजिए इस बात को मान लेता है कि हमारे बीच में एक ऐसा डॉक्यूमेंट था और वो हमने एग्जीक्यूट किया था। सुनना बात, उसने एग्री कर लिया, उसने मान ली वो बात, तो ये सेक्शन कह रहा है तो उस केस में अटेस्टेटिंग विटनेस से जो भी अनुप्रमाणिक कर रहा है ना आपके दस्तावेज को, उसको साक्षी के रूप में बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या बोल रहा है? उसको सर बुलाने की आवश्यकता नहीं है अगर पार्टी ने एडमिट कर लिया है तो। अगर पार्टी स्वीकार कर लेती है तो बुलाने की आवश्यकता नहीं है। ये सेम चीज हमने कहां पढ़ी है? सेक्शन 58 में। 58 में पढ़ी है कि फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। 58 में लिखा है ये बात कि अगर कोई पार्टी एडमिट कर लेती है तो उसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। 70 भी ऑन द सेम लाइन है, ठीक है। लेकिन लेकिन ये सेक्शन 22 के एडमिशन से और सेक्शन 65 बी के एडमिशन से अलग है। इन दोनों से ये एडमिशन अलग है। मतलब ये जो एडमिशन है ना सेक्शन 70 वाला, थोड़ा टफ बना रहा हूं, ठीक है सवाल को। सेक्शन 70 वाला सेक्शन 22 के एडमिशन से और सेक्शन 65 बी के एडमिशन से अलग है। अब आप मुझे बताइए कैसे अलग है। चलो निकाल लो सारे ब्रैकेट। देखो सेक्शन 70 समझ में आ गया ना कि पार्टी ने एडमिट कर लिया तो फिर विटनेस बुलाने की जरूरत नहीं है दस्तावेजों को साबित करने के लिए। लेकिन जो यहाँ पे जो हम एडमिशन कर रहे हैं, अरे यहाँ पे जो हम स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है? ये स्वीकृति प्रदान कर रहा है या फिर इसको एडमिशन जो बता रहे हैं। दिस एडमिशन इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्शन 22 एंड सेक्शन 65 बी। कैसे लगे आप वो बताएंगे मुझे। देखो दोनों सेक्शन देखो क्या लगे, क्या अंतर है। जी जी, लेकिन वहां का जो एडमिशन है वो 70 से अलग है या नहीं है उस एडमिशन से? समझ में आ गई? 65 बी का एडमिशन अलग के वो अलग कैसे? मतलब 65 बी और 22 अलग। आपके पास 65 बी भी देखिए कि ये एडमिशन और 70 का एडमिशन अलग है। बताइए मुझे। बताइए मुझे अलग है? ये 65 बी तो तब आ रहा है जब सेकेंडरी एविडेंस द्वितीयक सहायक साक्ष्य देने के लिए आप एडमिशन कर रहे हो। ये कब आ रहा है? ये आ रहा है तब आप ओरल एविडेंस देने के लिए उसके लिए कर रहे हो। लेकिन 70 तब कर रहे हो जब आप उस दस्तावेज के कंटेंट को साबित कर रहे हो। आप इसको साबित करने के लिए आप एडमिट कर रहे हो तो 70 है। अंदर जो लिखा है कंटेंट्स उसको साबित कर रहे हो कि हाँ भाई उसने मान लिया दूसरी पार्टी ने कि हाँ ये सब हम मानते हैं कि ऐसा ऐसा एक हुआ था हमारे बीच में। जब पार्टी ने एग्री कर लिया मान नहीं होगा। और ये सेम बात अगर आप कहोगे तो सेक्शन 70 और सेक्शन 58 दे आर ऑन सेम लाइन। 58 भी पढ़ लीजिए एक बार। ये दोनों सेम सी बात करते हैं 70 और 58। डन। देखिए कंसेप्ट है सारे और कंसेप्चुअल चीज को ही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और तुम समझ में जब 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 तुम्हें पूरी गणित समझ में आएगी ना तो तुम लगेगा अरे लो तो कुछ भी नहीं, फालतू फालतू चीज है, च्युइंगम की तरफ फेंक दो उसको चबा के। लो में मैं आपको भी बता रहा हूँ 6 महीने चाहिए, 6 महीने चाहिए रंग से राजा बनने के लिए और 6 महीने पढ़ाई छोड़ दो तुम राजा से रंग बन जाओगे वापस। यार जितने भी लोग जजेस बन जाते हैं ना उनको उनको शून्य मात्र लो नहीं आता जब वो एक बार जज बन के छोड़ देते हैं।
आपके जज के पास पूछोगे ना सर ये जजमेंट आया है, देखो सर रिसेंट जजमेंट है कुछ, जो जुडिशियल एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है वो तो बहुत स्तर पे जाके तैयारी कर रहा है ना। जब उन्होंने तैयारी करी होगी तो उन्होंने भी उस स्तर पे तैयारी करी होगी कि डायरेक्ट रटे पड़े होंगे, सेक्शंस याद होंगे सारे। लेकिन जब तैयारी छोड़ देता है आदमी, आप मेरी बात समझ रहे हैं, जब तैयारी छोड़ दी है उन्होंने तो फिर चीजें ऐसे ही जाती है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलो अच्छी बात है। लिखाऊं इसमें कुछ या बिना लिखाए समझ जाओगे? लिखाऊं कुछ या बिना लिखाए समझ जाओगे? लिखो फिर, लिखो फिर, मेरी इच्छा है। ऐसे मैं समझ लिखवाऊंगा ही, जहां मेरे को लिखवाने का मन नहीं होगा मैं छोड़ा भी दूंगा। लिखिए इसमें, लिखिए इसमें, द एडमिशन अंडर सेक्शन 70 इज ओनली रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन। किससे डील करता है सर ये? एग्जीक्यूशन से। द एडमिशन अंडर सेक्शन 70 इज ओनली रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन। धारा 70 के अंतर्गत निष्पादन, धारा 70 के अंतर्गत, धारा 70 के अंतर्गत, इसलिए धारा 70 के अंतर्गत स्वीकृति, धारा 70 के अंतर्गत स्वीकृति, स्वीकृति सिर्फ निष्पादन की स्वीकृति से संबंधित है, सिर्फ निष्पादन की स्वीकृति से संबंधित है, सिर्फ निष्पादन की स्वीकृति से संबंधित है, सिर्फ निष्पादन की स्वीकृति से संबंधित है। वहीं 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 धारा 22, वहीं धारा 22, वहीं धारा 22, वहीं धारा 22 और धारा 65 बी के अंतर्गत, वहीं धारा 22 वो धारा 65 बी के अंतर्गत दी जाने वाली स्वीकृति, दी जाने वाली स्वीकृति, दी जाने वाली स्वीकृति दस्तावेज के अंतर वस्तु से संबंधित होती है, दस्तावेज के अंतर वस्तु से संबंधित होती है, दस्तावेज के अंतर वस्तु से संबंधित होती है। This admission relates only to the execution. However, the admission given under section 22, however, the admission given under section 22 and 65B, section 22 and section 65B, which only related to the contents of the document, which only related to the contents of document, which only related to the contents of document, which only related to the contents of डॉक्यूमेंट। ये मेन डिफरेंस है, तो आपको समझना चाहिए कि 70 में सिर्फ अगर वो कोई स्वीकृति प्रदान कर रहा है तो उसके एग्जीक्यूशन की स्वीकृति प्रदान कर रहा है कि हाँ तो डॉक्यूमेंट क्या हो गया था, अरे उसने खुद बोल दिया कि हाँ एग्जीक्यूट था, हाँ एग्जीक्यूट हो गया था, बुलाने की जरूरत नहीं है, हमारे बीच में हुआ था ये सब, उसने मान लिया। ठीक है ना? एक लाइन और लिख लो, धारा 58B, धारा 58B इसके बारे में विवेचना करता है कि, धारा 58B इसके बारे में विवेचना करता है कि, धारा 58B इसके बारे में विवेचना करता है कि, विवेचना करता है कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, विवेचना करता है कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लिखिए section 58 also mentioned about, section 58 also mentioned about that facts admitted need not to be proved, facts admitted need not to be proved, facts admitted need not to be proved. Done? मैंने क्या लिखवाया? उसके बाद तुम उसका सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, तो बात तो ये डॉक्यूमेंट को ये कंटेंट के रिगार्डिंग होते हैं दोनों सेक्शन। सर अगर ये 70 में अगर डॉक्यूमेंट का जो एग्जीक्यूशन एविडेंस कर रहा है तो कंटेंट भी एविडेंस करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली बोल सकते हैं यस, अगर हम लोग इनडायरेक्टली बोले कि अल्टीमेटली तो कंटेंट ही स्वीकार कर रहा है ना, तभी तो उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, लेकिन 70 स्पेसिफिकली एग्जीक्यूशन से डील करता है। समझ में आई? 70 निष्पादन से बिल्कुल ही, मतलब उसका जो मेन पर्पस है वो निष्पादन को एडमिट करने का है, उसका पर्पस कंटेंट को एडमिट करने का, उसको एडमिट करने का नहीं है। निष्पादन हुआ है, पार्टी ने कहते हैं हाँ हुआ है, तो 70 में एडमिटेड हो गया, वो फिर प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हाँ वो तो अलग, वो तो कंटेंट्स की बात कर रहे हैं,
65B 22 ये सब कंटेंट्स की बात करते हैं, अंदर क्या लिखा है उसको एडमिट करना है। लेकिन सवाल यहाँ पे क्या है, जो भी जो सेक्शन है ना, ये 68, 69, 70, 71, ये सारे सेक्शन एग्जीक्यूशन से डील करते हैं, निष्पादन से डील करते हैं कि डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड था या नहीं था, वो बस बात है। 71 में लिखिए, 71 में लिखिए, जहां कहीं भी अणुप्रमाणित साक्ष्य, जहां कहीं भी अनुप्रमाणक साक्ष्य, जहां कहीं भी अणुप्रमाणक साक्ष्य, जहां कहीं भी अनुप्रमाणक साक्ष्य दस्तावेज के निष्पादन का प्रत्याख्यान करें, अनुप्रमाणक साक्ष्य दस्तावेज के निष्पादन का प्रत्याख्यान करें, दस्तावेज के निष्पादन का प्रत्याख्यान करें, दस्तावेज के निष्पादन का प्रत्याख्यान करें, तो निष्पादन अन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। तो निष्पादन अन्य साक्ष्य द्वारा, साक्षी मतलब करना, निष्पादन अन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है, निष्पादन अन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। लिखिए, wherever attesting witness denied execution, it can be proved by other evidences, other evidences में कौन से तरीके हैं सर? 8 तरीके, ब्रैकेट में लिख लीजिए, 8 अन्य तरीकों द्वारा, 8 other methods, जो भी लिखा था ना सर 8 तरीके, उनसे साबित कर सकते हो। अगर कोई मना कर दे ना कि नहीं हम नहीं मानते, तो एक्सपर्ट बिठाओ, 67 है, 73 है, 67A है, 67B है, उनके द्वारा आप साबित करो, 73A है, उनके थ्रू आप प्रूव करो फिर उस चीज को। चले आगे चले। अब डॉक्यूमेंट में आते हैं, किसमें आते हैं? डॉक्यूमेंट में। अगर तुमको लग रहा है ना कि एविडेंस कुछ नहीं हुआ है, आज कौन सी क्लास है? 12वीं क्लास है ना आज, तो एविडेंस में कहां से गेम ओवर हो गया है? 56, 57, 58 हो गए ना, 59 शुरू हो गया ना, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71 और आज की क्लास में 74, 75 पूरा खत्म कर दूंगा लास्ट तक। 73 भी हो गया, 73 हो गया तो उसको रिपीट नहीं करा। अब लिखिए पब्लिक डॉक्यूमेंट, लोक दस्तावेज। कौन सा बचा है इसमें? 72 बचा होगा बस, 73 तो हो गया था। अच्छा, सेवेंटी टू बाकी है शायद, एक लिख लीजिए 72 में। सेवेंटी टू भी हो गया ना, करवा दिया मैंने। ऐसा मत करो तुम यार, ऐसा अन्याय मत करो मेरे साथ। 74 लोक दस्तावेज, पब्लिक डॉक्यूमेंट, हेडिंग डाल लीजिए पब्लिक डॉक्यूमेंट। अरे सर गेम और हो जाएगा पूरे इसका एविडेंस का, तुम आ जाओ 30 क्लास तक, तो 10-15 सेक्शन बचेंगे बस। देखिए सर, दो तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होते हैं दो तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होते हैं सर पब्लिक डॉक्यूमेंट, एक होते हैं प्राइवेट डॉक्यूमेंट। एक होते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट, एक होते हैं प्राइवेट डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट वो होते हैं जो कि गवर्नमेंट के पोजीशन में होते हैं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट वो होते हैं जो कि किसी प्राइवेट पर्सन के प्राइवेट को प्राइवेट ही लिख देना, ठीक है ना, क्योंकि शायद प्राइवेट डिफेंस में भी प्राइवेट को प्राइवेट ही लिखते ना अपन, तो भी प्राइवेट को प्राइवेट ही कर देना। गवर्नमेंट के पोजीशन में क्या सर, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट क्या है, 10th की मार्कशीट क्या है आपकी? अरे भैया घर में आग लग जाए अगर, तो सबसे पहले कोई स्टूडेंट होगा तो क्या उठाएगा?
मार्कशीट की फाइल उठाएगा, डॉक्यूमेंट्स उठाएगा। अबे लेकिन वो सारे क्या है, गवर्नमेंट, वो तो तुम तो 10-20 रुपए की फीस दो, वापस मिल जाएंगे वो तो तुम्हें क्या उठाना चाहिए घर से? पैसा, मनी, हार्ड कैश। नहीं नहीं, पूरी जिंदगी काम आती है 10वीं की मार्कशीट। अरे अरे तुम निकलवा लोगे उसको, अजमेर बोर्ड में जाना एक दिन, सारे एप्लीकेशन वगैरह भर के, 10वीं 12वीं की मार्कशीट वहां से निकल जाएगी। कॉलेज चले जाना, वहां एप्लीकेशन दे देना रजिस्ट्री में, तुमको सारी मार्कशीट वहां से मिल जाएगी डुप्लीकेट। फीस ही तो भरनी होगी, भर देना। सही बात ही नहीं है। लेकिन आपकी इंश्योरेंस की पॉलिसी, यार घर में आग लगी तो क्या उठाओगे सबसे पहले? तुम्हारी इंश्योरेंस की पॉलिसी पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, खोदी ना एक बार ये पॉलिसी तुमने, तो नहीं मिलेगी वापस, तो क्या उठाओगे सबसे पहले घर से? इंश्योरेंस की पॉलिसी। बात समझ में ही नहीं आई। अरे किसी की बाइक में आग लग गई तो उसको सबसे पहले क्या निकालना चाहिए जान पे खेल के? इंश्योरेंस की पॉलिसी अगर ओरिजिनल गाड़ी में रखी है तो लिस्ट लिखाऊंगा पूरी, ठीक है ना? मेरी बात तुम समझ नहीं रहे। आदमी सोचता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये मेरे, तुम अपनी डिग्री मार्कशीट संभाल रहे हो, अरे ये तो मिल जाएगी बेटा, पैसा संभाल पैसा। जल आजकल तो ईमेल होने लग गए, आजकल तो ईमेल पे आती है बेसिकली। पहले पुराने जमाने की बात कर रहा हूं मैं। उनको पता नहीं लग जाएगा कि तू किस लिए निकलवा रहा है? नहीं पकड़ लेंगे। बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मान लीजिए आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, वो भी एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। एक पूरी लिस्ट लिखवाऊंगा मैं, कौन कौन से प्राइवेट डॉक्यूमेंट होते हैं, कौन कौन से पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, इसकी पूरी एक लिस्ट है, वो बताऊंगा। एग्जाम में पूछते हैं, उस लिस्ट में सवाल आते हैं। डन, लिखना स्टार्ट कीजिए। सेक्शन 74 लिखिए। आरजीएस में पूछा हुआ सवाल है, सेक्शन 74 पब्लिक डॉक्यूमेंट। बहुत पहले पूछते थे इन सब फालतू सवालों को, अब नहीं पूछते आरजीएस में। अब आरजीएस में थोड़े स्टैंडर्ड सवाल आ गए हैं, ठीक है ना, लेकिन प्री में तो पूछ सकता है। लिखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक डॉक्यूमेंट? लोक दस्तावेज से आप क्या समझते हैं? लोक दस्तावेज से आप क्या समझते हैं? लिखिए लिखिए, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर कंसिडर्ड एज पब्लिक डॉक्यूमेंट। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर कंसिडर्ड एज पब्लिक डॉक्यूमेंट। निम्नलिखित दस्तावेजों को लोक दस्तावेज कहा जाएगा। निम्नलिखित दस्तावेजों को लोक दस्तावेज कहा जाएगा। निम्नलिखित दस्तावेजों को लोक दस्तावेज कहा जाएगा। पहला लिखिए, एक्ट ऑफ सोवरेन अथॉरिटी। एक्ट ऑफ सोवरेन अथॉरिटी। एक्ट ऑफ सोवरेन अथॉरिटी। एक्ट ऑफ सोवरेन अथॉरिटी, प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के द्वारा दिया गया दस्तावेज। प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के द्वारा दिया गया दस्तावेज। दूसरा लिखिए, ऑफिशियल बॉडी एंड ट्रिब्यूनल। ऑफिशियल बॉडी एंड ट्रिब्यूनल, ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल, शासकीय निकाय। शासकीय निकाय, दूसरा लिखिए, शासकीय निकाय और अधिकरण, ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल्स। थर्ड लिखिए, एक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिसर। एक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिसर। तीसरा लिखिए, एक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिसर, जुडिशरी, लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया, कॉमनवेल्थ और फॉरेन टेरिटरी, पब्लिक ऑफिसर, जुडिशरी, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ इंडिया, कॉमनवेल्थ और फॉरेन टेरिटरी। हिंदी में लिखिए, वो दस्तावेज जो भारत के किसी भाग या कॉमनवेल्थ या विदेश के विधायी न्यायिक या कार्यपालक लॉ ऑफिसर के द्वारा तैयार किए गए हों। कार्यपालक लॉ ऑफिसर
के द्वारा तैयार किए गए हों। चौथा पॉइंट लिखिए, पब्लिक रिकॉर्ड्स, पब्लिक रिकॉर्ड्स, पब्लिक रिकॉर्ड्स, पब्लिक रिकॉर्ड्स in any state of private document, public records in any state of private documents, in any state of private documents, किसी राज्य में रखे गए, किसी राज्य में रखे गए, किसी राज्य में रखे गए, किसी राज्य में रखे गए प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख, किसी राज्य में रखे गए प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख, किसी राज्य में रखे गए प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख। ये अपनी मार्कशीट यही होगी ना, लास्ट चौथा पॉइंट क्या है, यही हो गया। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना स्टार्ट कीजिए, पैराग्राफ चेंज करके स्टार्ट कीजिए। प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स which are registered in public offices, private documents which are registered in public offices, private documents which are registered in public offices also become public document, also become public document, also become public document, also become public document। लिखिए प्राइवेट दस्तावेज, प्राइवेट दस्तावेज जो कि जो कि जो कि लोक दफ्तरों में, जो कि लोक दफ्तरों में, जो कि लोक दफ्तरों में रजिस्टर्ड किए गए हैं, लोक दफ्तरों में रजिस्टर्ड किए गए हैं, वह भी लोक दस्तावेज, वह भी लोक दस्तावेज, वो भी लोक दस्तावेज समझे जा सकते हैं, वो भी लोक दस्तावेज समझे जा सकते हैं, वो भी लोक दस्तावेज समझे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल article of association of company, article of association of company which is registered by, which is registered by, which is registered by Registrar of Companies Act, Registrar of Companies Act, which is registered by Registrar of Companies Act is considered to be, is considered to be a public document, is considered to be a public document। लिखिए इसमें, जैसे कि जैसे कि जैसे कि कंपनी में होने वाला संगम अनुच्छेद, कंपनी में होने वाला संगम अनुच्छेद, संगम अनुच्छेद जो कि जो कि जो कि कंपनी अधिनियम के रजिस्ट्रार के समक्ष, जो कि कंपनी अधिनियम के रजिस्ट्रार के समक्ष, जो कि कंपनी अधिनियम के रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्टर्ड किया गया है, कंपनी अधिनियम के रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्टर्ड किया गया है, रजिस्टर्ड किया गया है, उसे भी लोक दस्तावेज समझा जाएगा, उसे भी लोक दस्तावेज समझा जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर है फंडा। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है समझ में आ गया ना। देखिए जो लिस्ट दी ना 4-5 की, ये बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इसी को हम पब्लिक डॉक्यूमेंट मानेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है ये लिस्ट छोटी नहीं है। ठीक है, मतलब ये लिस्ट संपूर्ण नहीं है, स्वयं में संपूर्ण ये लिस्ट नहीं है, इसमें और भी एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं। डन। लाइन लिख लीजिए, following documents are not considered as, following documents are not considered as public document। निम्न दस्तावेजों को लोक दस्तावेज नहीं समझा जाएगा, निम्न दस्तावेजों को लोक दस्तावेज नहीं समझा जाएगा।
निम्न दस्तावेजों को लोक दस्तावेज नहीं समझा जाएगा। एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस, लाइसेंस के लिए प्रार्थना पत्र, लाइसेंस के लिए प्रार्थना पत्र, लाइसेंस के लिए प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस। दूसरा लिखिए ए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दूसरा लिखिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, ए पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तीसरा लिखिए एन इंश्योरेंस पॉलिसी, एन इंश्योरेंस पॉलिसी, एन इंश्योरेंस पॉलिसी। बीमा की पॉलिसी, बीमा की पॉलिसी, बीमा की पॉलिसी। चौथा लिखिए ए प्राइवेट सेल डीड रजिस्टर्ड अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट, ए प्राइवेट सेल डीड रजिस्टर्ड अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट, ए प्राइवेट सेल डीड रजिस्टर्ड अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट। लिखिए कोई भी प्राइवेट विक्रय विलेख, कोई भी प्राइवेट विक्रय विलेख जो कि रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया गया है, कोई प्राइवेट विक्रय विलेख जो कि रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया गया है। पांचवा लिखिए, पांचवा लिखिए पंचनामा प्रिपेयर्ड बाय पुलिस, पुलिस द्वारा तैयार किया गया पंचनामा, पुलिस द्वारा तैयार किया गया पंचनामा, पुलिस द्वारा तैयार किया गया पंचनामा। छठा लिखिए, हाँ पब्लिक ऑफिसेस, ऑफिसर नहीं ऑफिसेस लिखा है, ऑफिसेस बोला है मैंने एक लिखवाया क्या है, ऑफिसेस लिखवाया है, वो नहीं ऑफिस, ऑफिसेस लिखो आप। पंचनामा अलग होता है। पंचनामा क्या होता है पहले वो सुनो। पंचनामा होता है सर, पंचनामा होता है कि कहीं पे सर किसी ने फांसी खा ली, अब लाश उतारनी है, पुलिस उतारेगी नहीं लाश, तो उसके पहले बाहर से दो लोगों को बुला के लाई कि आपके सामने लाश उतारी गई, साइन करो। दिस इज पंचनामा। तो काहे का पब्लिक डॉक्यूमेंट है, लिखो ठीक है ना। पुलिस अधिकारी द्वारा तैयार किया गया पंचनामा, अधिक तैयार तो कौन कर रहा है, पुलिस अधिकारी कर रहा है, लेकिन पंचनामे में कौन साइन कर रहा है, साइन तो वही कर रहा है ना जो बाहर जो पंच आए। पंचनामा मतलब यही होता है। आप सीआरपीसी में हम पढ़ेंगे इसको 176 175 के अंदर, 175 176 में यही चीज पढ़ेंगे, पंचनामा होता है। छठा लिखिए चार्जशीट, चार्जशीट, पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट। सातों लिखिए अरेस्ट वारंट, अरेस्ट वारंट, अरेस्ट वारंट। अभी मत कहना सर अरेस्ट वारंट भी तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जज तैयार कर रहा है, क्या 10-20 रुपए देके ले सकते हो क्या जज से अरेस्ट वारंट की कॉपी? हाँ मिल जाएगी क्या? जज इतना वेला बैठाएगा कि आपके लिए अरेस्ट वारंट खो दिया आपने, मान लो आप तामील करने वाले वो हो आप कोर्ट के, है ना, आपने अरेस्ट वारंट खो दिया, जज साहब करो सर 20 रुपए लो, फीस दे रहा हूं मैं आपको, पब्लिक डॉक्यूमेंट इशू करो वापस से। अरेस्ट वारंट क्यों खोया? 7 अरेस्ट वारंट। 8 हुआ एफिडेविट, एफिडेविट, एफआईआर की कॉपी। अब एफआईआर की कॉपी पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसको देख लें दो मुझे। एफआईआर की कॉपी को लेके बहुत से लोग अलग अलग जजमेंट्स हैं इसमें। एक केस का नाम लिखेंगे इसमें, एक केस का नाम लिखेंगे। सवाल लिखिए वेदर एफआईआर इज ए, वेदर एफआईआर इज ए, वेदर एफआईआर इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, वेदर एफआईआर इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट एक लोक दस्तावेज है? क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट एक लोक दस्तावेज है? केस का नाम लिखिए, 2024 का जजमेंट है। केस का नाम लिखिए,
2023 का जजमेंट है। इसका नाम लिखिए हरेंद्र राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दो 2023 सुप्रीम कोर्ट। क्या बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने? लिखिए इसमें, लिखिए इसमें, The Honorable Supreme Court has held that the Honorable Supreme Court has held that the Honorable Supreme Court has held that FIR is a public document. FIR is a public document. सातवां पॉइंट कौन सा था अपना? हिंदी मीडियम वाले बच्चे बताइए एक बार। हाँ, अरेस्ट वारंट। सातवां पॉइंट अरेस्ट वारंट था मीनू। The Honorable Supreme Court has held that FIR is a public document under Section 74 of Indian Evidence Act, under Section 74 of Indian Evidence Act, under Section 74 of Indian Evidence Act, as if the injured person, has given any statement, and as injured person has given any statement under Section 74, it can be used as dying declaration once the victim has died. It can be used as dying declaration once the victim has died. हिंदी में लिखिए आप लोग, हिंदी में लिखिए FIR ऐसे लिखिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा अभिनिर्देशित किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा अभिनिर्देशित किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एक लोक दस्तावेज है। जब कभी भी यदि पीड़ित घायल अवस्था में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाता है और कुछ समय बाद यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट साक्ष्य का काम करेगी तथा वह कथन मृत्युकालीन कथन कहलाया जाएगा। मृत्युकालीन कथन कहलाया जाएगा। ठीक है, डन? समझ में आ गई ये कहानी? एक लिस्ट भी हो गई अपनी। तो FIR है या नहीं? FIR होती क्या? पब्लिक डॉक्यूमेंट है, प्राइवेट नहीं है। ठीक है, सेक्शन 75 प्राइवेट डॉक्यूमेंट। Such document which are other than the public document. ऐसे दस्तावेज जो कि लोक दस्तावेज से भिन्न है। डिफरेंस लिखिए। पब्लिक डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट, डिफरेंसेस लिखिए। पहला डिफरेंस,
लिखिए, एक बार सेक्शन निकालिए 123, अभी पढ़ाऊंगा। अभी ये सेक्शन 123 नेक्स्ट 10 से 15 दिन में आ जाएगा सर, ठीक है ना, पूरा खत्म करवा दूंगा। 123 क्या होता है? एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। सर ये एक प्रिविलेज डॉक्यूमेंट होते हैं, मतलब क्या होते हैं, सुनिएगा बात। 123 बात करता है प्रिविलेज डॉक्यूमेंट की। अब प्रिविलेज डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? मतलब वो दस्तावेज जिन पे विशेष अधिकार है, वह दस्तावेज जिन पर, जैसे मान लीजिए एक डिपार्टमेंट है, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हेल्पर की जरूरत पड़ती है, लाइनमैन, गैंगमैन, ये सब होते हैं ना उसमें, खंबे पे चढ़ना है, लाइट ठीक करना है। अब भर्तियां तो होती नहीं है सर ज्यादातर समय, तो प्राइवेट ही एंगेज करना पड़ता है। प्राइवेट से किसी को एंगेज कर लिया, मान लीजिए एक आदमी था ए, इसको लास्ट 10 साल से एंगेज कर रखा था विद्युत विभाग ने, महीने के 10,000 रुपए इसको मिलते थे, महीने मंथली 10,000 रुपए इसको मिलते थे, और 10 साल से काम करा था। ए किसका? लाइनमैन का, प्राइवेट एम्प्लॉय था बेचारा। अब सुनना आगे की कहानी। एक दिन इसको क्या हुआ, एक अफसर आया, अफसर को कोई बात इसको पसंद नहीं है, अफसर को इसकी, अफसर ने बोला इसको निकालो नौकरी से। होते हैं अफसर, नौकरी खाने वाले भी अफसर भी होते हैं, जो पसंद नहीं है उसको निकालो नौकरी से। इसने केस फाइल कर दिया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट। अब जितनी भी 10 साल से इसको सैलरी गई है इसकी, इसने आज तक सैलरी स्लिप तो कभी ली नहीं, लेकिन वकील साहब ने बोला कि सर सैलरी स्लिप तो लेके आ। तो कहां से लाऊं सैलरी स्लिप? भाई इसको बिना किसी कारण के निकाल दिया, प्राइवेट नौकरी थी, मैं सैलरी स्लिप लेके आ, कहां से लाऊं? तो ये क्या करता है, अंदर मांगता है, कोई देता नहीं इसको सैलरी स्लिप। अकाउंट वाले से बोलता है कि यार वो तो दे दे पेमेंट की सैलरी स्लिप, मना कर देता अकाउंट वाला कि नहीं, लिखवा के लाओ IN से, यही होते हैं ना इसमें, इस डिपार्टमेंट में IN ही होता है, IN से लिखवा के लाओ तो ही मिलेगी आपको सैलरी स्लिप। अब सर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का लाइनमैन, तो मतलब इसके दोस्त कौन होंगे? चपड़ासी। अरे समानांतरी तो दोस्ती होती है। अभी तुम अकाउंटेंट का काम करते हो, तुम्हारा IS दोस्त थोड़ी होगा, दूसरा अकाउंटेंट दोस्त होगा। हाँ, ऐसे तो दोस्ती होती है डिपार्टमेंट में। तो इसके साथ कौन रहता है? चपड़ासी, ड्राइवर, हेल्पर, वो तो सारे परमानेंट है बेचारे। ये तो क्या करता है, किसी चपड़ासी को 100, 200, 500 रुपए देके बोलता है कि जा, वो चला जाता है ना शाम को 5-6 बजे, तो सबकी ऐसा कर, तो फोटो कॉपी निकाल के मेरे को दे दे, तेरा नाम कहीं नहीं आएगा। अब वो डॉक्यूमेंट जो था जिसमें इसकी सैलरी स्लिप है, क्योंकि अकाउंट्स में एंट्री तो है इसकी, 10 साल से सैलरी मिली है, तो 123 ये बोलता है कि कुछ विशेष अधिकार होते हैं, मतलब आप उसको बिना परमिशन ऑफ HOD, जो डिपार्टमेंट का हेड है, उसकी परमिशन के बिना आप पेश नहीं कर सकते कोर्ट में। ये बात समझ में आई? पढ़िए एक बार 123 को, अब समझ में आ जाएगा पूरा। आसान नहीं है, समझ में आ गया? चलो पहला अंतर लिखिए, पहला अंतर, it has privilege under section 123, it has privilege under section 173 as to affairs of state, as to 123, it has privilege under section 123 as to affairs of state। इस दस्तावेज को इस दस्तावेज को इस दस्तावेज को इस दस्तावेज को धारा 123 के अंतर्गत
विशेषाधिकार प्राप्त है, विशेषाधिकार प्राप्त है जो कि राज्य के कार्यकल्पों से जुड़े हुए हैं, जो कि राज्य के कार्यकल्पों से जुड़े हुए हैं। तो बिना परमिशन लेके जा, वहां पे एक शब्द यूज हुआ है परमिट, देखिए एक शब्द यूज हुआ है 123 में, देखिए एक शब्द यूज होगा परमिट, और हिंदी में अगर मैं उस शब्द को बोलूं तो अनुज्ञात, क्या शब्द यूज हो रखा है? अनुज्ञात। एक शब्द 123 में उसको लिखा हुआ है एक परमिट, अगर हिंदी में बोलूं तो मैं बोलूंगा अनुज्ञात। परमिट का मतलब क्या होता है वो भी सुनिए। परमिट का मतलब होता है कि आप देना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? देना, लेकिन न्यायालय लेना नहीं चाहती, न्यायालय बोलती हम नहीं लेते इसको। तो तू डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है? हाँ कर रहा हूं। तो जय एचओडी का साइन लेके आ, फिर ही लेंगे। समझ में आई बात? ऐसे थोड़ी ना कि कोई, फिर तो भैया डिपार्टमेंट में लूट मार मच जाएगी अगर ये प्रोविजंस ना हो तो। हाँ, फिर तो कोई से भी चोरी चकारी करके कागज उखाड़ के, कागज फाड़ के न्यायालय को जस्टिस दे रहे हैं और कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं कि ताजदार हिंद की धारा 191 और 192 के तहत ऐसे आप कह रहे हो, तो ऐसे थोड़ी होता है। फिर तो लोग कागज फाड़ा, सर जस्टिस, जस्टिस प्रिवेल होना चाहिए, जस्टिस सर्व होना चाहिए। अरे जस्टिस तो सर्व होना चाहिए, लेकिन जस्टिस सर्व होने के लिए एक प्रोसीजर तो रिक्वायर्ड है। तब तक वो एचओडी साइन करके नहीं देगा ना, तब तक सर डॉक्यूमेंट नहीं दोगे आप। एचओडी का साइन चाहिए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का साइन चाहिए, विभाग का जो अध्यक्ष है उसका साइन दो, फिर जाके डॉक्यूमेंट लेंगे। ऐसे तो फिर सभी, फिर तो आधी फाइलें चूहे खा जाएंगे वरना। समझ में आई बात? परमिट का मतलब ये है कि आप दो, कोर्ट मना कर देगा नहीं नहीं चाहिए, अरे भाई साहब कैसे ले लें, साइन करा के लाओ तो ही लेंगे। इधर लिख दीजिए दूसरे अंतर में, दूसरे अंतर में लिख दीजिए कोई विशेष अधिकार नहीं है, नो प्रिविलेज टू दिस डॉक्यूमेंट, नो प्रिविलेज टू दिस डॉक्यूमेंट, कोई विशेष अधिकार नहीं है। दूसरा अंतर लिखिए, दूसरा अंतर लिखिए, प्रमाणित प्रति दी जा सकती है, सर्टिफाइड कॉपी कैन बी गिवन, सर्टिफाइड कॉपी कैन बी गिवन, प्रमाणित प्रति दी जा सकती है। इधर इधर लिखिए, इधर लिखिए ओरिजिनल मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, ओरिजिनल मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, मूल साक्ष्य को, मूल दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा, मूल दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। थर्ड पॉइंट लिखिए, इट इज इन द कस्टडी ऑफ स्टेट, ये राज्य की निगरानी में होते हैं। तीसरा पॉइंट, ये राज्य की निगरानी में होते हैं। इट इज इन द कस्टडी ऑफ प्राइवेट पर्सन, यह प्राइवेट व्यक्ति की निगरानी में होते हैं, यह प्राइवेट व्यक्ति की निगरानी में होते हैं, यह प्राइवेट व्यक्ति की निगरानी में होते हैं। चौथा पॉइंट लिखिए, निरीक्षण करने का अधिकार होता है, राइट टू इंस्पेक्ट, राइट टू इंस्पेक्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट, निरीक्षण, निरीक्षण करने का अधिकार होता है, निरीक्षण करने का अधिकार होता है, राइट टू इंस्पेक्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट। इधर लिखिए चौथे में, नो राइट टू इंस्पेक्ट, नो राइट टू इंस्पेक्ट, निरीक्षण करने का कोई अधिकार नहीं होता, निरीक्षण करने का कोई अधिकार नहीं होता। ठीक है, अगला सवाल लिखिए, अगला सवाल लिखिए, व्हाट इज सर्टिफाइड कॉपी। बस खत्म हो गया सर यहाँ तक, ठीक है ना, 74 75 खत्म हो गया। पब्लिक डॉक्यूमेंट, अगर आरजीएस में पब्लिक डॉक्यूमेंट आता है तो ये पूरा लिखना है, ठीक है ना, 74 75 सब कुछ लिखना है। लिखिए, व्हाट इज सर्टिफाइड कॉपी, प्रमाणित प्रति क्या है, प्रमाणित प्रति क्या है, प्रमाणित प्रति क्या है। अब सर्टिफाइड कॉपी क्या होती है वो सुनिए सर। अरे सर ऐसा है, सुनिएगा, 10वीं की मार्कशीट खो गई, खो गई, पानी में बह गई, बाढ़ आई, बह गई, अजमेर बोर्ड गए आप,
घूघरा घाटी, वही अजमेर बोर्ड। अब आप गए अजमेर बोर्ड घूघरा घाटी, और घूघरा घाटी जाके बोला सर दस्तावेज, गार्ड ने पूछा कहाँ जी क्या काम आए हो, सर वो डॉक्यूमेंट घूम गए। कमरा नंबर 1, ऐसे बोलेगा कमरा नंबर 50 में चले जाना दूसरे फ्लोर पे। आप जाओगे वहां पे कि सर वो डॉक्यूमेंट हो गए, वो फॉर्म भर दीजिए, कौन से साल में पास हो गया है, क्या रोल नंबर है, सब लिख दीजिए, और साथ में 20 रुपए का स्टाम्प लगा दीजिए, या 30 रुपए 50 रुपए का स्टाम्प लगा दीजिए। आप बोले स्टाम्प कहाँ मिलेंगे, नीचे बाहर जाके स्टाम्प भी वहां मिल जाएंगे, तो ठीक है। फॉर्म लिया, फॉर्म भरा, नीचे से आया, स्टाम्प लगाया, लो सर फॉर्म, सर कितने दिन में आ जाएगी। आपने क्या किया, आपने उसकी प्रमाणित प्रति ले ली, क्या ले ली, सर्टिफाइड कॉपी निकला ली। आप बताओ ये सर्टिफाइड कॉपी को मैं दे सकता हूं नहीं दे सकता, एविडेंस के रूप में दे सकता हूं, क्योंकि ओरिजिनल या तो खो गया है या डिस्ट्रॉय हो गया है, लिखा है ना 65 में। तो पूरा गंगाधरी क्या है, शक्तिमान है। अगर आप देखोगे तो हाँ सर खो गया है, तो मतलब सर्टिफाइड कॉपी दे सकते हो। 63 का पहला पॉइंट क्या है, देखिए पढ़िए, 63 का पहला पॉइंट क्या है, 63 का पहला पॉइंट क्या है, प्रमाणित प्रति दे सकते हैं। तो प्रमाणित प्रति आप भी अपनी प्रमाणित प्रति दे सकते हैं, मतलब अगर आप बताओ कि सर बह गई बाढ़ में, या फिर बाढ़ बहुत आई और बह गई सर, तो आपको समझ में आया कहानी क्या है। तो मतलब आप कुछ फीस देके, लीगल फीस दो, अपना डॉक्यूमेंट दो, वो आपको सर्टिफाइड कॉपी दे देंगे। जैसे क्या होता है ना कि जब जजमेंट आता है कोर्ट से, तो हम जाते हैं ना सर्टिफाइड कॉपी निकलाने के लिए, एक भाई प्रमाणित प्रति नकल निकल जाए, 5 रुपए स्टाम्प लगाते हैं, कॉपी मिल जाती है। या फिर एफआईआर की कॉपी भी निकलवानी है तो या तो कोर्ट से बोल दो, कोर्ट दे देगा, या फिर पुलिस स्टेशन चले जाओ, वो प्रिंट लेके सील लगा के दे देंगे आपको। कोर्ट से मांग लो, पुलिस स्टेशन से मांग लो, जैसे भी आपकी जो भी आपका जेग जुगाड़ है, वो से लोग पुलिस से भी ले लेते हैं। ऐसा तो फिर होता ही है, फिर क्या व्यवस्था बिठानी पड़ती है। तो वैसे ही सर प्रमाणित प्रति भी मान्य है। तो क्या है, सर्टिफाइड कॉपी लिखी है इसमें, wherever any document is with public officer, wherever any document which any document which any document which with the public officer, any document which with the public officer, and the person has right to inspect such document, and the person has the right to inspect such document, and the person has right to inspect such document, then he after payment of some legal fees, then he after payment of some legal fees, then he after payment of some legal fees can have one copy with certificate, can have one copy with certificate, can have one copy with certificate। जहां कहीं भी कोई लोक दस्तावेज, जहां कहीं भी कोई लोक दस्तावेज किसी लोक अधिकारी, किसी लोक अधिकारी या लोक ऑफिसर, जैसे आप समझो, किसी लोक अधिकारी, किसी लोक अधिकारी की अभिरक्षा में है, अधिकारी की अभिरक्षा में है, जिसका निरीक्षण करना, जिसका निरीक्षण करना किसी व्यक्ति का अधिकार है, जिसका निरीक्षण करना किसी व्यक्ति का अधिकार है, तो वह तो वह तो वह विधिक फीस चुकाए जाने पर, तो वह विधिक फीस चुकाए जाने पर, तो वह विधिक फीस चुकाए जाने पर प्रमाण पत्र सहित, प्रमाण पत्र सहित देगा कि, प्रमाण पत्र सहित देगा कि कि दस्तावेज, दस्तावेज की दस्तावेज, दस्तावेज दस्तावेज प्राधिकृत है, कि दस्तावेज प्राधिकृत है, कि दस्तावेज प्राधिकृत है, तथा ऐसी प्रति प्रमाणित प्रति कहलाएगी, तथा ऐसी प्रति प्रमाणित प्रति कहलाएगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इट शैल बी कंसिडर्ड एज ट्रू कॉपी, इट शैल बी कंसिडर्ड एज
it shall be considered as true copy. It shall be considered as true copy. उसे इसे शुद्ध प्रति माना जाएगा, इसे शुद्ध प्रति माना जाएगा, इसे शुद्ध प्रति माना जाएगा। आगे लिखिए, such certificate shall bear, such certificate shall bear, such certificate shall bear name, post, date, sign, seal. Such certificate shall bear name, comma, post, comma, date, comma, sign, comma, seal. ऐसा दस्तावेज नाम, पदाभिधान तारीख, मुद्रा से युक्त होगा, मुद्रा से युक्त होगा, से युक्त होगा, से युक्त होगा। 77 में आ जाए, आ जाइए 77 में। लिखिए, एक लाइन लिख लीजिए, लिखिए इसमें एक लाइन लिख लीजिए। हाँ 76 था, 77 में आ जाइए, लिखिए इसमें For public document, certified copies are sufficient. For public document, certified copies are sufficient. For public document, certified copies are. For public document, certified copies are sufficient. लिखिए, लोक दस्तावेज के लिए प्रमाणित प्रतियां पर्याप्त है। लोक दस्तावेज के लिए प्रमाणित प्रतियां पर्याप्त है, प्रमाणित प्रतियां पर्याप्त है। 78 बोरिंग सेक्शन है, कोई सवाल नहीं आता इससे और मैं नहीं पढ़ा रहा इसको। चलो आगे सेक्शन क्या बोलता है ये मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। बोलता क्या है वो सुनिए। सवाल कभी आया नहीं जीवन में, मैंने तो कभी 8-9 साल में से सवाल देखा नहीं 78 का। प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, क्या बोलता है वो भी सुन लीजिए। सर ये बोलता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट को, मतलब ये है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट को आप सर्टिफाइड कॉपी से प्रूव कर सकते हो। मतलब क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए कोई लोक दस्तावेज हो तो उसको आप प्रमाणित प्रति से प्रूव कर सकते हो। मतलब पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए सर्टिफाइड कॉपी दे सकते हो आप, ये बोलता है। क्या इसके एक्सेप्शंस भी हैं इस रूल के, क्या इसके अपवाद भी हैं कि आप नहीं दे पाएंगे? तो अपवाद दिए हुए हैं 78 में, ठीक है ना। अब इसमें ऐसा है, अगर मैं आपको बताऊं, निकालिए एक बार 78 में ऐसा है कि अगर कहीं भी जहाँ पे ऑर्डर है, नोटिफिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर किसी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट का, तो वहां पे जो आप उस चीज को जो प्रूव करोगे, उस चीज को प्रूव करोगे कैसे? किसी भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स की, कैसे प्रूव करोगे? हेड ऑफ डिपार्टमेंट से। समझ में आया? मतलब डायरेक्ट में तुम चाहो तो इसको रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लेना ऐसे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। कोई सवाल वाल नहीं आता इससे, ठीक है। अभी अपने रास्ते में आया है ये, तुम्हें अगर लगता है कि लिखना चाहिए तो लिख लेना अपने हिसाब से। देखिए ऐसा है ये, मतलब ऐसा है कि ये जो चीज लिखी हुई है इसको कौन प्रूव करेगा? ये जो चीज लिखी हुई है, द प्रोसीडिंग ऑफ लेजिस्लेचर, ये चीज कैसे प्रूव होगी भाई? लोकसभा की जो भी लेजिस्लेचर है, विधायक है, उसकी कार्रवाइयां कैसे प्रूव होगी? बाय द जनरल्स ऑफ बॉडीज जो भी रेस्पेक्ट प्रिंट करती है, ठीक है ना। अगर कोई भी प्रोक्लेमेशन है, ये कैसे प्रूव होगा? हर मजेस्टी गवर्नमेंट, प्रीवी काउंसिल, ये सब नहीं आता।
क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के टाइम के रूल्स हैं, इसलिए एग्जाम में भी नहीं पूछ जाते। कैसे प्रूव होंगे? एक्सट्रैक्ट ऑफ द लंडन गैजेट परपोर्टिंग प्रिंटेड बाय द क्वींस प्रिंटर। अभी क्वीन का प्रिंटर कौन सा है हमें नहीं पता, ठीक है ना, क्वीन के प्रिंटर से प्रिंट होना चाहिए। आप देखोगे कि जो भी एक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, वो कैसे प्रूव होगी? इसके द्वारा। मतलब कहने का मतलब ये है कि सर जो भी लोक दस्तावेज है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उनको प्रूव करने के लिए तो आपको प्रमाणित प्रतियां, सर्टिफाइड कॉपी सफिशिएंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट प्रूव करना है, सर्टिफाइड कॉपी दे दो, सफिशिएंट है। लेकिन उसके अपवाद कहां दिए? 78 में दिए हैं। ये सारे अपवाद हैं। जैसे पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, तो आप उसमें लिख सकते हो सामने, चाहो तो करना कुछ नहीं है। अगर आपके पास बहुत समय है, 3 दिन, तो कुछ नहीं करना, ऐसे 78 लिख लेना इधर ऐसे, और इधर फर्स्ट पॉइंट कौन प्रूव करेगा ये डॉक्यूमेंट, इसको कौन प्रूव करेगा, ऐसे करके लिख लेना उसको। समझ में आ गया क्या? हाँ, समझ में आ गया ना? इसके पीछे में लिखा, क्योंकि एग्जाम में सवाल आता नहीं है, ये फालतू सवाल, मेरा सेक्शन टाइम का देखिए आता नहीं है। मैं अब आता जो चीज आती है, हाँ ये मतलब बोरिंग सी चीज है। अरे कौन कहाँ से क्या ले रहा है, हमें क्या मतलब, समझ आप क्या समझाऊं उसमें मैं? तुम्हें पढ़ के नहीं समझ में आया कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट है, इसको ये प्रूव करेगा। ये डॉक्यूमेंट है, 6 तरीके के दिए हुए हैं इसमें। कितने तरीके के डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं? 6 तरीके के। तो तुम इधर लिख देना डॉक्यूमेंट, इधर लिख देना हाउ प्रूव, कैसे साबित किए जाएंगे। फर्स्ट ये ऐसे करके ये 3 पूरे लिख देना। जो तुम्हारे पास बहुत टाइम है ना, अगर तुम्हारा देखो, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, सवाल आ जाए तो मैं तो बता दिया कि तुम्हारे पास टाइम है तो लिख लेना इस, या बैरेक से पढ़ लेना, ठीक है, बैरेक से पढ़ लो। चले, इसमें कोई कार्रवाई करने की जरूरत है आगे? मीनू से भी पूछ लेते हैं। हाँ मीनू बताओ, ये बच्चा कांस्टेंट बैठा रहता है इधर, इसे भी पूछे। हाँ मीनू बताओ क्या करना है इसमें, लिखवाएं या समझ में आ गया? लिखवा दूंगा मैं तो, कि पहले यहाँ लिखो फिर यहाँ लिखो, इधर लिखो इधर लिखो इधर लिखो। आता नहीं है, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, लिख के दे दूंगा, आता नहीं है सवाल। नो सर, ठीक है, उसको भी बोल दो। ठीक है, सबसे मिल चुकी अप्रूवल, तो आगे बढ़ा जाए और कुछ ढंग का पढ़ा जाए, अब मजा भी आए पढ़ने में। आ गया समझ? अरे अभी ये थोड़ा नहीं, ये बेसिकली सिविल का पार्ट है। आप देखेंगे आरजेएस में सिविल के और क्रिमिनल में दोनों में एविडेंस दिया हुआ है। जो अभी हम एविडेंस पढ़ रहे हैं ना सर, ये सिविल का एविडेंस है। किसका एविडेंस है? सिविल का, क्योंकि डॉक्यूमेंट कैसे प्रूव करना है, ये सब सिविल का एविडेंस है। क्रिमिनल के एविडेंस से स्टार्ट होंगे थोड़ी देर में, पर ये एविडेंस इसका है, सिविल का एविडेंस है ये। डन? समझ में आना चाहिए, बाकी तो क्या है। देखिए हेडिंग डालिए, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट। प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट। अब ये थोड़ा सा अच्छा मजेदारी चीज पढ़ते हैं, बोरिंग बोरिंग चीज बहुत पढ़ ली। प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट, दस्तावेजों से संबंधित उपधारणा। दस्तावेजों से संबंधित उपधारणा, दस्तावेजों से संबंधित उपधारणा, ये कहां से कहां तक है सर? 90A। दस्तावेज संबंधित उपधारणा। तो पहले सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रिजम्पशन क्या होता है। अरे आपने क्या बोला? दस्तावेजों से संबंधित मतलब जो भी उपधारणा किससे संबंधित है? डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है सर। उपधारणा क्या होता है, प्रिजम्पशन क्या होता है, पहले ये समझिए। सर ऐसा है, एक मैक्सिम है, मैक्सिम का नाम है ओमिनो, ओमिनो प्रोजम्पटर, ओमिनो प्रोजेम्पटर राइट एस एक्टा।
लिख लीजिए मैक्सिम। अभी सुना है इस मैक्सिम के बारे में? मैंने भी पहली बार सुना है, मतलब मैंने पहले नोट्स तो मेरे ही हैं, लेकिन मैंने भी बहुत टाइम बाद इस पर ध्यान दिया है। लेकिन मैं देख लेता हूँ सही तो लिखा है ना, स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं करी मैंने। ओमिनो, हाँ सही है, स्पेलिंग सही है। ओमिनो प्रोमेंटर राइट एक्स एक्टा। लिखिए इसका मतलब, इट मीन्स इट मीन्स इट मीन्स it means that all the act it means that all the act it means that all the acts are presumed to be rightly done. all the acts are presumed to be all the acts are presumed to be rightly done. इससे तात्पर्य है कि इसका तात्पर्य है कि सभी चीजें सही ढंग से और गंभीरता से की गई मानी जाती है। सभी चीजें सही ढंग से और गंभीरता से की गई मानी जाती है। मतलब ऐसा है कि अगर पुलिस वालों ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है या जज साहब ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है तो हम क्या मानेंगे कि नहीं बढ़िया ही किया है, अच्छा ही किया होगा। मानना पड़ेगा ना सर, मानोगे नहीं मानोगे कि हाँ सब काम बढ़िया ही किया होगा उन्होंने। जैसे आपके घर वाले मानते कि अच्छे से पढ़ रहे होंगे, है ना? नहीं मानते ना, वो तो सिंसियर बच्चे भी हैं क्लास में कुछ जिनके मानते हैं कि अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलिए, मतलब हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा एविडेंस को लंबा ले लें, आज स्ट्रेच कर लें, कुछ नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ये, ठीक है ना? तो यार किसी को थोड़ा कट शॉर्ट कर देंगे आज। अरे घर की दुकान है अपनी, ठीक है ना? टेंशन मत लिया करो तुम लोग। कितने दिन बचे हैं आज बताओ एग्जाम आने में? 160 दिन बचे। 160 दिन, कितने दिन? 4 महीने, 5 महीने? 5 महीने है। तुम्हारे मानने से क्या होगा, मेरा मानना होता है ना। मेरे को 4 महीने में खत्म करना है वो अलग बात है। मुझे कितने में खत्म करना है? 4 महीने, 3.5 महीने में। तो 3.5 महीने में अगर काउंट, तो इसलिए तो कह रहा हूँ क्लास लेने दो मेरे को संडे को भी देख रहे हो कितने मीन बच्चे हैं, सेल्फिश और मीन बच्चे। सर अपनी शादी के लिए शॉपिंग नहीं कर रहे, ना कपड़े खरीदना है, ना कुछ कर रहे हैं। अभी यार वो श्राद्ध मलमास पता नहीं क्या लगा हुआ है ना, इसलिए रुका हुआ है। अभी कुछ ऐसा लगा हुआ है। सावन में शॉपिंग नहीं करते। हाँ यस, देव सोए हुए हैं। हाँ बस 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 बस, देखिए मैं अभी अपने लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए जीता हूँ। चलिए आगे चलिए, झूठ बोलते हैं। चलिए आगे चलिए, लिखिए, देखिए लिखिए क्या, समझिए। अब समझाने का है। देखिए सर, जनरली क्या होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उनको हम प्राइमा फेसी सही मानते हैं। जैसे मान लीजिए एक घर पे, आपके घर पे एक चालान आया है, ठीक है ना? उसमें बाइक का नंबर भी आप ही का लिखा हुआ है और कोर्ट की सील साइन भी हो रखे हैं। उसमें लिखा हुआ है कि इतने इतने फलाना तारीख को आके और वहां जाना, पुलिस स्टेशन वहां पे आ जाना, जो भी कोर्ट है इसका ट्रैफिक वाला, उसमें आके अपना चालान भर के जमा कराएं। तो आप यही मानोगे ना कि हाँ भाई, आप शेल प्रिज्यूम करोगे कि यार ऐसा है। लेकिन जैसे आप अंदर गए, अखबार में पढ़ा, लोगों के घरों में आ रहे हैं फर्जी चालान, जिसके अंदर दिया होता है पता और इधर लिखा है क्यूआर कोड। हो सकता है ना आपको लगे कि यार कौन जाएगा वहां पे, इधर ही क्यूआर कोड में स्कैन करो, ऐसे चालान भर दो। और इसे लिखा हुआ है कि इफ यू आर पेइंग ऑनलाइन काइंडली चेक आफ्टर 48 आवर्स।
48 घंटे तक तो पता ही नहीं लगा, 48 घंटे में तो पैसा पूरा घूम जाएगा। तो आप जनरली क्या मानोगे, कोई डॉक्यूमेंट अगर आया है तो उसको क्या मानोगे कि सरकारी डॉक्यूमेंट है और राइटली डन है, उसके अंदर जो भी है सब ठीक ही किया होगा। और आपको लगा होगा कि यार एक दिन अपने चालान तोड़ दिया था, उस दिन लाल बत्ती हो ही रही थी, अपने इस दिन में निकाल लिया। होता ही ऐसे दिमाग में कि यार लग गया होगा चालान कहीं, तो आपने ऑनलाइन पे कर दिया, लेकिन एक बार में पढ़ा तो मालूम पड़ा कि यार तो फ्रॉड हो गया। तो जनरली क्या होता है सर, डॉक्यूमेंट जो भी आते हैं, सरकारी कागज जो भी होगा, हम यहाँ पे जो प्रेजम्पशंस पढ़ रहे हैं ये किसके रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, दस्तावेजों के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं सर, दस्तावेजों के रिगार्डिंग। अब 3 तरह के प्रेजम्पशंस होते हैं, कितने तरह के, लिखिए। क्या हो गया, लिखिए, प्रेजम्पशन ऑफ फैक्ट, तथ्यों की अवधारणा, प्रेजम्पशन ऑफ लॉ, विधि की अवधारणा, विधि की अवधारणा, और लास्ट होता है मिक्स्ड प्रेजम्पशन, मिक्स्ड प्रेजम्पशन। मिक्स्ड प्रेजम्पशन, मिक्स को भी मिक्स्ड लिख दो, मेरे को तो नहीं पता मिक्स को क्या कहते हैं आपके। मिक्स्ड अवधारणा, मिक्स को क्या कहते हैं, तुम लोग नमकीन की दुकान पे जाते हो, हाँ मिला जुला नहीं, नमकीन की दुकान जाते हो तो उसको बोलते हो ना कि मिक्सचर देना या मिक्स करके देना, तुम लोग हिंदी में क्या कहते हो मिक्स को, संयुक्त तो कहेंगे नहीं, संयुक्त तो जॉइंट होता है, क्या कहेंगे, मिक्स, क्या कहोगे, इसको कहते हैं मिश्रित अवधारणा, क्या कहेंगे, मिश्रित अवधारणा। सर प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो है ये होता है, मैं प्रेज्यूम, क्या होता है ये, मैं प्रेज्यूम, ये होता है सर 2 भागों में, शैल प्रेज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। इसको बोलते हैं सर हम कर सकेगा, निश्चायक सबूत, और ये नॉट फाउंड इन एविडेंस, भाई ये तो हमारे इसमें मिलते ही नहीं है, ठीक है। अब प्रिजम्पशन बहुत तगड़ी चीज है, इसको सुनना और इसके एग्जांपल्स लिख लो, फिर प्रिजम्पशन को समझाता हूँ, फिर मेरे को समझाऊंगा, शेल को समझाऊंगा, कंक्लूसिव को समझाऊंगा। आज सिर्फ समझाने का काम करूंगा, ताकि जैसे आज लिखवाए ना बिठा के आते ही, वैसे ही लिख आते सटासट लिखवाने का काम शुरू, क्योंकि समझा में पहले गया था इसलिए लिखवाने का काम ही किया है आज। इसमें कौन कौन से सेक्शन आएंगे सर, सेक्शन 4, 86, 87, 88, 88A, 90, 90A, 113A, 114। शेल प्रोजेक्ट में कौन कौन से आएंगे सर, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 85 A, 85 B, 85 C, 89, 111 A, 113 B, 114 A। जल्दी जल्दी लिखिए, बात नहीं प्लीज। फोर्टी वन 112 113, ये तो हो ही गया। लिख लिया, लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। दो भागों में डिवाइड करना कॉपी को। रिवर्टिबल presumption of fact, irrebuttable rebuttable presumption of fact, जी, presumption of no, थोड़ा सा प्लान में चेंज है। हिंदी में लिखिए, खंडनीय उपधारणा, खंडनीय उपधारणा उसको दो भागों में डिवाइड करना, खंडनीय उपधारणा दो भागों में डिवाइड करना, तथ्य और विधि, और इधर लिखना अखंडनीय उपधारणा, विधि की अखंडनीय उपधारणा, विधि की अखंडनीय उपधारणा। चलो बिच्छू का खेल शुरू करते हैं अपना। तो आज कौन कौन निकल रहा है घर? कितने बजे ट्रेन है? बस कितने बजे? हाँ 10:30। कहाँ से? तभी आप जल्दी जान छोड़ने कह रही थी। 5 बजे निकल जाएंगे आप उठ के, क्लास खत्म हो या ना हो। आप कल कितने बजे? कितने बजे ट्रेन है? बस बड़े लोग आप। चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब देखिए और समझिए, प्रावधान बहुत सिंपल सा है। मैं बात कर रहा हूँ
खंडनीय उपधारणा जो कि तथ्य की भी हो सकती है, विधि की भी हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे कर सकेगा, करेगा और निश्चायक सबूत, वही सेम चीज है सर। रिबेटेबल प्रिजम्पशन क्या होता है, और ये अलग, मतलब अब आप थोड़ा सा डायग्राम समझिए कि ये दोनों जो है ना सर, इनकी क्या हो सकती है, इनका खंडन हो सकता है, लेकिन इसका खंडन नहीं हो सकता, निश्चय का कभी खंडन नहीं होगा। इन दोनों को आप खंडित कर सकते हो न्यायालय में, लेकिन लेकिन इसको कभी भी खंडन नहीं होगा तीनों सेक्शंस का। पार्टी ने बोला तो बोला, कुछ परिस्थिति है वो है तो है, जैसे कहानी सुनिए 112 की, हल्का सा एक जिस्ट दूंगा, ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाऊंगा, हल्का सा एग्जांपल दूंगा 112 का। ए और बी हस्बैंड वाइफ है, सुनिएगा सर, इन दोनों की शादी हुई है अक्टूबर 2021 में। ए और बी हस्बैंड और वाइफ है, इनकी शादी हुई 2021 में, अक्टूबर 21 में शादी हुई, जनवरी 2021 में इनका डाइवोर्स हो गया, ठीक है। बी, अरे 22 कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है, तुम लोग टाइम इसी में अटके रहे ना। अक्टूबर में शादी हुई, जनवरी में डाइवोर्स हो गया। सुनेगा आगे, कहानी कहानी समझे। बी ने सी से शादी कर ली, बी महिला है मतलब ना, बी ने सी से शादी कर ली फरवरी में, ठीक है। अप्रैल में एक लल्ला हो गया इनके घर में। सवाल ये है कि ये लल्ले का पिताजी कौन है। इसके हिसाब से कौन है, अगर ऐसा कोई सवाल है ना सर, तो आप कोर्ट में ये प्रूव नहीं कर सकते पैटर्निटी को, क्योंकि बच्चों को बास्टर्डाइजेशन से बचाना है, लावारिस होने से बच्चों को बचाना है, समझ में आई बात। तुमने ऐसा प्रूव कर दिया ना कोर्ट में कि सर शादी तब हुई थी, कोर्ट बोल देगा 112 है, उसका प्रिजम्पशन ऐसा है कि हम एविडेंस नहीं लेंगे, हम एविडेंस लेंगे ही नहीं, तुम कितने एविडेंस है तो हम मना कर दें, हमें नहीं नहीं लेना एविडेंस, समझ में आई बात। पता नहीं चलता कभी कभी, बहुत सी बार होता है ऐसा, होता है ऐसा बहुत सी बार। अरे भैया अखबार में पढ़ा था मैंने, ऐसे कुछ मामला था, बोला सर उसने उसने पुलिस ने पूछा उससे कि पता किसने लगा हुआ, उसने बोला गैस से, मेरी गैस की प्रॉब्लम रहती है हमेशा, तो पेट फूला रहता है। बहुत से लोगों का नहीं आता 7-7 महीने तक। मैं प्रैक्टिकल देखा है घर परिवार में, इसलिए बता रहा हूँ, डिपेंड करता है, लेकिन बट द थिंग इज, ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तुम लोग उसको भावनाओं से मत, कैसे हो गया वो भाई के साथ गलत हुआ है तो उसका कुछ नहीं हो सकता, पति वही है। इसको नेक्स्ट लेवल पे पढ़ेंगे जब हम एसआरए पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, डिक्लेरेशन एक घोषणात्मक डिग्री वाला टॉपिक है, वहां जाके वो मना भी करवा सकता है कोर्ट में जाके, कोर्ट में इसको भी बदल सकता है 112 को भी। इसमें कुछ अपवाद दिए हुए हैं, उनको डिटेल में डिस्कस 112 पढ़ेंगे जब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मतलब ये है, इसको क्यों बोलते हैं रिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, इररिबर्टेबल मतलब ये अखंडनीय है, ये उदाहरण कैसी है, अखंडनीय, इसको आप रिबट नहीं कर सकते। रिबट मतलब क्या होता है, सिंपल रिबट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खंडन, और इररिबर्टेबल मतलब अखंडनीय, इसको खंडन नहीं किया जा सकता, इसको प्रूफ नहीं कर सकते, आप सबूत नहीं मांग सकते इसके लिए। कोर्ट बोल देगा भाई साहब यही बच्चा है और इसके पिताजी आप ही हैं, इसको आपको ही जिंदगी भर पालना है, डाइवोर्स दे दोगे तो इसका मेंटेनेंस और लगा दूंगा साथ में, बच्चे का मेंटेनेंस। तो दिस इज द वेरी, अभी ये कंडीशन क्या होगी 112 को, इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट 10-15 क्लास में आ जाएगा ये टॉपिक, नेक्स्ट 10 क्लासेस में आ जाएगा टॉपिक, है ना। अब इसमें देखिए, अब आप फैक्ट में प्रूव,
एक सेक्शन लिखवाया मैंने इसमें, 114 है लिखवाया इसमें एक एग्जाम्पल, 114 इसमें लिखवाया। 114 में क्या है ना सर, पहला एग्जाम्पल ही मैं बता देता हूँ सर। ऐसा हुआ, आप सुनिएगा कहानी की बात। जयपुर में कोई बढ़िया मिष्ठान भंडार बताओ जिसके बहुत कमाई होती है। काना सोडाना, काना सोडानी, बॉम्बे मिष्ठान भंडार और दूध मिष्ठान भंडार, है ना, ये कुछ हैं प्रोमिनेंट नाम। मान लीजिए दूध मिष्ठान भंडार के ऐसा हुआ, एक बैंक में चोरी हुई सुबह 9 बजे, तीज का दिन है, 9 बजे चोरी हो गई बैंक में सुबह सुबह। वहां से नोट बंडल बहुत सारे गायब हो गए। पुलिस वालों ने सोचा कि आसपास की दुकानों में चेक किया जाए और जो भी नोट आए 500-500 के, उनकी सीरीज को देखा जाए एक बार। क्या पता चोर यहाँ आए हो मिठाई नमकीन खाने, तीज के घेवर खाने, हो सकता है ना। तो उनके गल्ले से जो पैसे मिले, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा, कोर्ट क्या मानेगा, कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा, ये प्रिज्यूम कर सकेगा, मतलब कोर्ट तो ये में प्रिज्यूम करेगा कि चोरी होने के बाद में जो पैसा इसके गल्ले से मिला है, इसके गल्ले से जो पैसा मिला है, तो चोरी भी इसी ने करी है। कोर्ट क्या मानेगा, चोरी भी इसी ने करी, क्योंकि इसके पास से प्रॉपर्टी रिकवर हुई है। चोरी की प्रॉपर्टी कहां से रिकवर हुई है, सोडानी से। लेकिन वहीं आप अगर इसका एक्सेप्शन देखेंगे, इलस्ट्रेशन 1A देखिए, इलस्ट्रेशन A, उसका एक्सेप्शन है। अरे वैसा नहीं देखना होता है, इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन वो इसका एक्सेप्शन है। रूल ऊपर है, इलस्ट्रेशन एक्सेप्शन है। अजीब सा सेक्शन है वो, पढ़ाऊंगा मैं, वो उसका एक्सेप्शन है। हाँ समझ में आई। अगर किसी के गल्ले से पैसा मिल रहा है ना, किसी के टिल से पैसा मिल रहा है, उसको चोर नहीं माना जाएगा उसे, ये एक्सेप्शन है उसका। तो जनरल रूल तो क्या है कि अगर किसी के गल्ले से चोरी के बाद पैसा मिलता है तो आप समझोगे कि यार चोरी उसने करी है, लेकिन उसका एक्सेप्शन है इलस्ट्रेशन ए। अरे अजीब तरह का सेक्शन है वो, अच्छा तो वो क्या बोलता है कि अगर किसी के गल्ले से पैसा मिलता है तो उसको चोर नहीं माना जाएगा। समझ में आई बात। तो कोर्ट जब मानेगा कि जैसे मान लीजिए आप जजमेंट राइटिंग करते हैं, जजमेंट राइटिंग करते हैं सिविल, जब क्रिमिनल में कोई जजमेंट लिखना है, आपको चोरी के ऊपर जजमेंट लिखना है। अब आपको ये बात पता है कि सर 99% चोरी में कोई देखता नहीं है चोरी करते हुए किसी को, यही केस है ना। आप सर जज बन गए, कोर्ट में बैठे, 99% केस में तो कोई डायरेक्ट विटनेस होगा भी नहीं चोरी का कि मैंने देखा इसको सामान उठाते हुए, बस्ता चुराते हुए। आजकल सीसीटीवी आ गए, लेकिन बहुत सी केसेस में नहीं होता कि चोरी इसने करी है। लेकिन प्रॉपर्टी रिकवर उसके घर से होती है, तब पता चलता है कि चोर इसने चोरी करी है। फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है प्रॉपर्टी की, दो बहुत सारे गहने लाइन से लगा के सजा के रख दिए जाते हैं, महिला आती है अपना गहना उठा लेती है। सेक्शन 9 होता है ऐसा। टीआई पे अलग है, वो परेड है, वो भी 9 में ही है लेकिन वो अलग है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन सामानों की आइडेंटिफिकेशन है। अब परेड तो इंसानों की होती है ना, सामानों की परेड होती है क्या, वो वाली बात समझाने चाह रहा हूं मैं आपको। तो कोई चोरी करते किसी ने देखा नहीं, लेकिन ये जो प्रिजम्पशन है, कोर्ट ऐसा, कोर्ट में प्रिज्यूम करेगा, कोर्ट ऐसा प्रिजम्पशन कर सकता है या कर सकेगा, कोर्ट ऐसा प्रिजम्पशन कर सकता है या कर सकेगा कि हाँ चोरी उसने करी है। आप चाहो तो खंडन भी कर सकते हो सबूत देके कि नहीं नहीं चोरी नहीं है सर, चोरी इसने नहीं करी है, खंडन भी कर सकते हो। शेल प्रिज्यूम, किसी महिला की शादी के 7 साल के अंदर अंदर मृत्यु हो जाती है, तो कोर्ट क्या मानेगा, कोर्ट मानेगा कि सर उसकी मृत्यु दहेज के चक्कर में हुई है। क्या मानेगा, डाउरी डेथ है सर, दहेज दहेज मृत्यु है, दहेज हत्या है। बात समझ में आई। चाहो तो बदल दो, दिया था ना एक दिन एग्जाम्पल, कि बहुत बड़ा कलाकार होता है, पूरी दुनिया से कहता है कि दहेज नहीं आया। कहानी सुनाई थी इसकी मैंने आपको एक। हाँ भाई, तू तू मत मांग घर से, तू क्यों बुरी बनती है, मैं मांगता हूँ, मैं खराब दामाद बनने को तैयार हूँ। लेकिन फिर मकर संक्रांति का वो दिन आया और जिस दिन उसकी पतंग कट गई। समझ में आई। तो कोर्ट मानता है। इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। यहीं छोड़ दे।
यहीं छोड़ दें एविडेंस की क्लास और फिर सीआरपीसी स्टार्ट करें? चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 4 पढ़ाऊंगा आते ही, सुन लीजिए, जब भी क्लास लूंगा आते ही सेक्शन, सबसे पहले सेक्शन 4 पढ़ाऊंगा, फिर 79 से स्टार्ट करूंगा पूरा, खत्म, दी एंड, गेम ओवर। एविडेंस एक ऐसा एक्ट है जिसको कहीं से भी पढ़ाया जा सकता है। एविडेंस एक ऐसा एक्ट है जिसको आप किसी भी एंगल से पढ़ा सकते हैं। आप चाहो तो मैं इसको 167 से पढ़ा दूं। अभी टेस्ट एक ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, उसको दे लो पहले, नहीं रख लो फिर, चलो जैसे 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 दिवाली पे होमवर्क मिलता था, आप चाहते हो तो मैं 23 तारीख को इसका भी शेड्यूल कर देता, एविडेंस का भी। ऐसा करते हैं, टेस्ट रखना है ना आप लोगों का, हम लोग टेस्ट रखते हैं 2 तारीख का एविडेंस का, जितने भी सेक्शंस होंगे वी विल, आप ही ने तो बताया था ये आइडिया। क्या दिक्कत है 2 तारीख को? 23 के बाद में 7-10 दिन का दिन मिल गया आपको, संडे आ ही जाएगा, मंडे को टेस्ट है, आज 2 तारीख को मंडे है मैम, 2 तारीख को टेस्ट ले लेंगे अपन एविडेंस का, प्री का मेंस का कंबाइंड टेस्ट जितना हुआ है उतना, उस टाइम तक तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं भी उस टाइम तक तो मतलब ये 70% मतलब आप देख लीजिए 60 to 70% कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम तक तो, और मैं खिंचवा दूंगा तब तक, ठीक है ना। चलिए, आप सब लोगों को बहुत बहुत त्योहार की बधाई हो, ठीक है, राखी, हैप्पी राखी और टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलिए निकाल लीजिए सीआरपीसी, मजाक कर रहा हूँ। हाँ